गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा दिव्यांका, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था छोटा सा। केवल लवली का आंसर मेरे पास आया, बाकी बच्चों का किसी का भी आंसर्स नहीं आया। क्यों सॉल्व नहीं किया बाकी बच्चों ने? हेलो, ओनली वन स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बाकी बच्चों ने क्या किया? बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे, बात के लिए चीजें छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? पहले भी मैनेजर रिम्यूनरेशन पढ़ा हुआ है। ओके बेटा कोमल, बाकी बच्चे बच्चों ध्यान रखो, अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। सारी मेहनत मैं करूं, आप कुछ नहीं करें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। मैनेजर रिम्यूनरेशन आपने पहले भी पढ़ा था, मैं वापस से करा रहा हूं, तो आपको करना पड़ेगा। जी बेटा सोनाली, कोई बात नहीं, आज आप सॉल्व करें। ऐप पर देख लें आप वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद सॉल्व करें। चलें, अभी हम बढ़ते हैं आगे हमारे मैनेजर रिम्यूनरेशन में। क्या मैं क्वेश्चन टेली करा दूं, आंसर टेली करा दूं बच्चों? हेलो, ओके, तो चलो आंसर्स टेली करते हैं। जो क्वेश्चंस आपको दिया था मैंने, क्वेश्चन है दिस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया था। देखें जरा, ये हमारा पी एंड एल था। पी एंड एल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हमको दी थी। सबसे पहले तो पी एंड एल में हमको नेट प्रॉफिट निकाल के दिया था। तो माई नेट प्रॉफिट इज, कहां से चालू करें बेटा? यहां से, दैट इज नेट प्रॉफिट। नीचे तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन तो वैसे भी डिसअलाउ होता है। क्या ये सबको याद है कि नहीं? बोलो। दैट इज वन नेट प्रॉफिट। ये हमारा नेट प्रॉफिट यहां दिया हुआ है। दैट इज बुक प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमको सबसे पहले लिख लेना है। आपने लिखा होगा नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रॉफिट इज 6,69,500। अब हमको पहले डिसअलाउड आइटम इसमें प्लस करना रहेंगे। तो चलो डिसअलाउड आइटम, एक एक आइटम को उठाते जाते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में थी, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं यहां ले आऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। दो इंफॉर्मेशन एडिशनल थी यहां पर, दो नोट टू द अकाउंट्स में नोट पॉइंट दिए थे। दैट वन, एक तो करंट ईयर के बोनस की इंफॉर्मेशन थी, दूसरा डेप्रिसिएशन दिया था शेड्यूल सेकंड का। चलें, तो अभी हम क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट हमको दिया था, सारे बच्चे बताते जाएंगे, मैं रिवर्स चालू कर देता हूं। सबसे पहले दिया है यहां पर एक्स ग्रेसिया पेमेंट। बताएं एक्स ग्रेसिया पेमेंट इज अलाउड और डिसअलाउड? जल्दी बताएं, एक्स ग्रेसिया पेमेंट इज अलाउड और डिसअलाउड? हाँ, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। क्या हो जाएगा फटाफट बोलो, जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है इट इज एड बैक। तो एड बैक कर देते हैं एक्स ग्रेसिया पेमेंट को। कितने रुपए का बैलेंस दिया है बेटा एक्स ग्रेसिया पेमेंट का? सारे बच्चे बताएं। 2200, इट इज एड बैक। एक्स ग्रेसिया पेमेंट के बाद ऊपर जाएं, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस मींस सिटिंग फीस। क्वेश्चन में डायरेक्टर फीस का मतलब सिटिंग फीस, याद रहेगा? बोलो, क्या सिटिंग फीस डायरेक्टर साहब का रिम्यूनरेशन मानी जाती है?
इट इज अलाउड और डिसअलाउड? अलाउड मतलब कुछ नहीं करना, डिसअलाउड मतलब एड बैक करना पड़ेगा। सारे बच्चे बताएं, इट इज अलाउड और डिसअलाउड? अलाउड, वेरी गुड बेटा। तो इट इज अलाउड, तो इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज डिसअलाउड, एड बैक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या लिखवाया था? एनी टाइप्स ऑफ प्रोविजंस क्या हो जाएंगे बच्चों? एड बैक, वेरी गुड। तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इट इज प्लस। वाई प्लस? इट इज डिसअलाउ। कितने रुपए का प्रोविजन दिया है? 7,500 का। तो 7,500 इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, एड बैक। प्रोविजंस फॉर टैक्स 1,60,000 का, सारे बच्चे बताएं प्रोविजन फॉर टैक्स इज अलाउड और डिसअलाउड? डिसअलाउ, क्या कर दें? एड बैक, वेरी गुड। इट इज एड बैक 1,60,000। प्रोविजन फॉर टैक्स इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, पहले बोला था इनकम टैक्स इज डिसअलाउड, कोई दिक्कत ही नहीं, तो प्लस। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन, सारे बच्चे बताएं साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया, क्या मैंने आपको डिसअलाउड करने का बोला है? क्या ये नाम हमारी उस लिस्ट में थे जो मैंने आपको एक लिस्ट बनाई थी डिसअलाउड वाली? बोलो। तो इट इज अलाउड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीन का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? 20,000 का। सारे बच्चे बताएं क्या मैंने आपको ये लिखवाया है कि डेप्रिसिएबल असेट का लॉस डिसअलाउड? बोलो। हेलो, क्या डेप्रिसिएबल असेट का लॉस डिसअलाउड होगा? लेकिन डेप्रिसिएबल असेट का प्रॉफिट, वो हमने कैलकुलेशन सीखा, कितना डिसअलाउड होता है? बोलो। तो डेप्रिसिएबल असेट का लॉस हमेशा रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए इसका कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बोलो। हेलो, तो इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जल्दी से बताएं क्या इन्वेस्टमेंट पे डेप लगता है? नहीं, इट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल असेट, और मैंने बढ़ाया था कि नॉन डेप्रिसिएबल असेट का जो भी लॉस होगा क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो। कैपिटल नेचर का हो जाएगा, इट इज प्लस। कितने रुपए का लॉस दे रखा है? 5,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस, क्योंकि इट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट द रिस्क और मीटिंग द लाइबिलिटी ऑन कंपनसेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन डायरेक्टर। सारे बच्चे बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम इट इज अ डायरेक्टर रिम्यूनरेशन और नॉट? नहीं, लेकिन ये डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का पार्ट हो सकता है कब? जब उन्होंने बिलफुल डिफॉल्ट किया हो। क्या क्वेश्चन में लिखा है ऐसा नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन की डायरेक्टर ने बिलफुल डिफॉल्ट किया है? ऐसा दिया होता, अगर ऐसा दिया होता तो ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाता। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। हेलो, हेलो। बट यहां क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद बेटा डेप्रीसिएशन दिया हुआ 80,000 का, सारे बच्चे बताएं डेप्रीसिएशन, बुक वाला डेप्रीसिएशन अलाउ होगा क्या? नहीं, बुक वाला डेप्रीसिएशन इज डिसअलाउड। हम कौन सा वाला डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे? ये वाला तो डिसअलाउड कर दिया 82,000 का। कौन सा वाला डेप्रीसिएशन अलाउड कर दूं? फटाफट बताओ। क्या क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन शेड्यूल 2 के हिसाब से है? क्वेश्चन में कितने रुपए का दे रखा? 67,000 का। तो 67,000 का डेप्रीसिएशन अलाउ। इज दैट क्लियर बच्चों? तो 67 माइनस कर दिया। हम चाहते तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी एडजस्ट कर सकते थे, बट कहां एग्जाम में झंझट में पड़ेंगे। 82 जोड़ो 67 घटा दो। हाँ, अगर क्वेश्चन में शेड्यूल सेकंड का गिवन नहीं होता
तो फिर 82 का कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वही जोड़ते वही घटाते, कोई मतलब नहीं होता। समझ में आया? बोलो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डेप्रिसिएशन के बाद था कंट्रीब्यूशन। सारे बच्चे बताएं, क्या मैंने एग्जाम में कभी आपको जो लिस्ट बनाई थी उसमें कंट्रीब्यूशन के खर्चे डिसअलाउ किए थे क्या? नहीं, तो इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं करना। रिपेयर एक्सपेंसेस दे रखे, क्या मैंने रिपेयर एक्सपेंसेस का कुछ लिखवाया आपको? इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, क्या मैंने लिखवाया आपको इसका कुछ करना है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हेलो, नहीं। ये बोनस दिया है 12-13 का, जबकि P&L है आपका बेटा 13-14 का। सारे बच्चे बताओ, मैंने लिखवाया है कि प्रीवियस ईयर का कोई एक्सपेंसेस दिया है तो क्या करोगे आप उसको, फटाफट बोलो। प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस इट इज अ डिसअलाउ, बोलो। तो ये प्रीवियस ईयर का बोनस है, इसलिए डिसअलाउ करना पड़ेगा हमको, वापस जोड़ना पड़ेगा। और करेंट ईयर का बोनस जो होगा वो हम क्या कर देंगे, फटाफट बोलो, माइनस कर देंगे। तो 5,000 रुपए इट इज अ प्रीवियस ईयर बोनस। और करेंट ईयर का बोनस कितना है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एस्टिमेटेड लायबिलिटी ऑन बोनस इन रिस्पेक्ट ऑफ 13-14। याद करो, मैंने बोला था कि बोनस का प्रोविजन भी अलाउ होता है, भले एस्टिमेटेड है। तो कितना प्रोविजन करेंट ईयर का क्वेश्चन बोल रहा है, 10,000। ये 10,000 का बोनस क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, अलाउ। बोनस फॉर 13-14, 10,000 इज अलाउ, तो 10,000 माइनस हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का खर्चा P&L में दिया है वो प्लस, बट करेंट ईयर का जो है वही माइनस होगा। क्लियर, बोलो। और बोनस का प्रोविजन भी अलाउ होता है, भले वो एस्टिमेटेड फिगर है, मैंने आपको लिखवाया है, याद आया कि नहीं, बोलो, हेलो। तो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहां पर दे रखी है सैलरी एंड वेजेस। बताओ सैलरी एंड वेजेस का कुछ होगा क्या? नहीं, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, काम खत्म। ये एड बैक वाली बातें हो गई। अब आते हैं हमारे लेस वाले फिगर पर। सारे बच्चे बताएं, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। बताएं बच्चों, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, दैट इज अ सिक्योरिटी प्रीमियम, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, बोलो। क्या प्रीमियम कभी P&L में डाली आज तक? प्रीमियम हमेशा कहां लिखते आए हैं, सारे बच्चे बताएं, प्रीमियम हमेशा कहां लिखते आए हैं? हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं। इनने यहां लिख रखी, दैट इज अ रॉन्ग। क्या कर दें, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, क्या कर दें सारे बच्चे बताओ, यहां से माइनस। तो माइनस कर देते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कितने रुपए की प्रीमियम दे रखी है, जल्दी बोलें? 50,000 की प्रीमियम माइनस। चलो ये गया। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दे रखा क्रेडिट साइड में, और दे रखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफीचर। सारे बच्चे बताएं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफीचर को बचपन में भी पढ़ा था, यहां भी हमने पढ़ा। फॉरफीचर का शेयर कहां ट्रांसफर होता है, बोलो। फॉरफीचर का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, P&L में कि कैपिटल रिजर्व में? तो इट इज ऑल्सो अ कैपिटल प्रॉफिट। क्या कर दें इसको, 5,000 जो दे रखा, क्या कर दें इसको, माइनस। वेरी वेरी गुड, इसको भी यहां से क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितने रुपए का दे रखा है अमाउंट, 5,000 इज डिडक्टेड फ्रॉम कैलकुलेशंस, इट इज ऑल्सो अ कैपिटल प्रॉफिट। फिर क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। बोल रहे हैं इसकी कॉस्ट थी 2 लाख, WDB है 1.3। दैट मींस कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दोगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा कि नहीं, बोलो। तो डेप्रिसिएशन कहलाना बेटा 70,000, बोलो। आप बताओ, इनने एक असेट खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख और बोल रहे हैं आज इसकी बुक वैल्यू या WDB जो बची है वो बची है 1,30,000। तो बताओ इस कॉस्ट पे क्या लगता है, मैंने कल ही लिखवाया था डेप्रिसिएशन। कितने का डेप लगा होगा, 70,000 का। मेरे को डेप मिल गया। सारे बच्चों को पता है इस डेप का कंपैरिजन किससे किया जाएगा, इस प्रॉफिट से, बोलो। डेप से ऊपर वाला प्रॉफिट कौन से नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का। तो बताओ बच्चों, क्या पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, बोलो।
तो लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। 90,000 का प्रॉफिट था, डेप्रिसिएशन केवल 70,000 है, तो 70,000 तक तो डेप्रिसिएशन की रिकवरी हो गई। उससे ऊपर वाला प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल नेचर का होगा। बताओ कितना कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहलाना? तो 20,000 इज डिडक्टेड फ्रॉम कैलकुलेशंस। क्लियर? हेलो, ये भी माइनस होगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया है बाउंटीज एंड सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या मैंने बोला इसका कुछ करना है? नहीं, तो नो एडजस्टमेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। सारे बच्चे बताओ क्या मेरे क्रेडिट साइड वाले आइटम भी हो गए? गुड। अब बस, अब क्या करना है, ये प्लस माइनस कर लो और आंसर निकाल दो। कितना आ रहा है? वेरी गुड बेटा, दैट इज योर आंसर। 7,79,200 is your net profit as per section 198। बताओ, इस प्रॉफिट पर रेट लगाना थी, तो रेट के लिए क्वेश्चन आपको ढेर सारे दिए थे। बोल रहे थे बताओ ओवरऑल लिमिट कितनी लगेगी, तो पहले वाले का आंसर 11% लगा दोगे उस पर। बोलो, कंपनी में एक वन मैनेजिंग डायरेक्टर है, रेट क्या हो जाती? कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक होल टाइम डायरेक्टर है, रेट क्या हो जाती? कंपनी में 3 पार्ट टाइम डायरेक्टर अकेले हैं, रेट क्या हो जाएगी? कंपनी में 3 पार्ट टाइम डायरेक्टर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, रेट कितने परसेंट हो जाती? 6%। बोल रहे हैं कंपनी में 3 पार्ट टाइम डायरेक्टर है और 2 होल टाइम डायरेक्टर है, रेट कितने परसेंट हो जाएगी? 11%। फिर बोल रहे थे कंपनी में 3 पार्ट टाइम डायरेक्टर है, एक होल टाइम डायरेक्टर है, सारे बच्चे बताओ रेट कितने परसेंट रहेगी? 6%। ये आपको निकालना था, ये मैंने होमवर्क दिया था। बताओ बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? रेट लगाना थी जी। 1% रेट कब अप्लाई होगी? केवल पार्ट टाइम डायरेक्टर की अप्लाई होगी। पार्ट टाइम डायरेक्टर का 1% अमाउंट रहेगा। मतलब जैसे ये 11% रेट है, तो 11% में होल टाइम डायरेक्टर को अगर रिम्यूनरेशन पूछें तो 10% मिलेगा, और पार्ट टाइम डायरेक्टर का पूछें तो सारे बच्चे बताओ कितने परसेंट में कहलाना? 1%। मतलब अगर इनका अलग अलग पूछते हैं तो पार्ट टाइम डायरेक्टर पर 1% लगेगी। समझ में आया? हाँ, तो पार्ट टाइम के साथ में ये रहे ना होल टाइम डायरेक्टर, तो ही 1% रहेगा। अगर केवल पार्ट टाइम है तो 1% की लिमिट खत्म है, उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा आ गया नॉन एग्जीक्यूटिव के ऊपर, फिर तो उनको 3% देना पड़ेगा। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर पहली वाली प्रजाति के साथ में है तो लिमिट 1% रहेगी। समझ में आया? तो उनकी पार्ट टाइम की सब लिमिट है, टोटल नहीं, ओवरऑल नहीं, पार्ट टाइम की सब लिमिट 1% रहेगी। समझ में आया? ओके, तो ये था बेटा हमारा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का पहला पार्ट। आई होप सबको समझ में आ गया। बोलो, फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का? बच्चों, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हेलो, एनी डाउट? एडिक्वेट प्रॉफिट समझ में आ गए? सेक्शन 198 क्लियर हो गया? 197 अच्छे से समझ में आ गया? अब बताओ, एग्जाम में 197 198 एग्जाम में अगर आपको लिखने आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकल पूछते हैं, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? जी बेटा, तो फिर हम बेटा माइनस नहीं करते, क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि और दूसरे प्रोविजन अलाउ नहीं होते। समझ में आया? केवल 3 प्रोविजन अलाउ मैंने लिखवाए हैं, याद करो कौन कौन से? बोनस, पीएफ और ग्रेजुटी। क्लियर?
ओके, तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। अब मेरे को ये बताओ बेटा, ये टॉपिक मैं कराऊं लॉ वाले टॉपिक की स्किप करूं इनको? क्योंकि मेरे से बोला जा रहा है कि अकाउंट कोर्स बढ़ रहा है उसको खत्म करो, आप नहीं बोला लॉ को पढ़ाना है, इसलिए मैं लॉ के क्वेश्चंस आपको करवा भी रहा हूं। ये मैंने प्रीवियस बैचेस में नहीं करवाए हैं ये टॉपिक, क्यों? क्योंकि जनरली लॉ के अंदर ये कवर हो जाते हैं, बट आपने ही बोला है कि इनको एक बार रिवाइज करवा दो सर, इसलिए मैं करवा रहा हूं। आपको कर लगता है वर्थफुल तो आगे बढ़े, नहीं तो हम फिर बेटा जो बचे हुआ पार्ट है वो खत्म कर लें पढ़ के। हर्षिता, रिवीजन करवाऊं इनका? ओके, तो ध्यान रखें बच्चों, ये हमारा लॉ वाला पार्ट है, लेकिन ये अकाउंट्स के अंदर भी याद करो, मैंने जब फर्स्ट डे आपका लेक्चर लिया था तो मैंने आपसे बोला था कि लगभग मान के चलना 50% अकाउंट आपका लॉ ही है, 50% ही अकाउंट आपको पढ़ना है। याद है स्टार्टिंग में? बोलो। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि बोथ ग्रुप देने का फायदा है कि जो आप लॉ के अंदर पढ़ोगे वही अकाउंट में पढ़ोगे तो रिवीजन्स हो जाते हैं, और रिवीजन्स होने का फायदा ये होता है कि हमको चीजें और अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ जाती हैं। बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया? चले तो अब बढ़ते हैं आगे। हमारा इन केस ऑफ कंपनी में क्या हो जाए बच्चों, फटाफट बोलो। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन में कंपनी में या तो लॉसेस हैं या इनएडुकेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपए का रिलायंस में प्रॉफिट हुआ, मान लो 10,000 का 11%, मैं मुकेश अंबानी जी को 1100 रुपए दे दूं और बोलूं जाओ यहां से, सारे बच्चे बताओ, या 5% दे दूं उनको 500 रुपए और बोलूं जाओ, बताओ क्या मुकेश अंबानी का खर्चा 500 रुपए में चल जाएगा? ऐसा करें, ये परसेंटेज अलाउ कर दें, प्रॉफिट है इसलिए, प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो उस केस में भी शेड्यूल 5 इज एप्लीकेबल। कौन सा वाला शेड्यूल बोला बच्चों मैंने, फटाफट बोलो। शेड्यूल 5 इज एप्लीकेबल। ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, शेड्यूल 5 इज एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल होगा शेड्यूल 5? पहले तो ये बताओ, जब या तो कंपनी में लॉस है या प्रॉफिट तो है लेकिन कैसे हैं, सफिशिएंट नहीं है, तो शेड्यूल 5 इज एप्लीकेबल। तो हमारे कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 5 जो है बच्चों वो एप्लीकेबल हो जाएगा। शेड्यूल 5 क्या है? तो बेटा अगर आप शेड्यूल 5 को ध्यान से देखेंगे तो शेड्यूल 5 आपका डिवाइडेड है 4 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। देयर आर 4 पार्ट्स डिवाइडेड, 4 पार्ट में डिवाइडेड है आपका शेड्यूल 5। पहला पार्ट जो है शेड्यूल 5 का वो अपॉइंटमेंट बताता है एमडी और होल टाइम डायरेक्टर के रूल्स रेगुलेशन। अपॉइंटमेंट वाला पार्ट मेरा नहीं है, मेरा पार्ट केवल रिम्यूनरेशन है, तो मैं रिम्यूनरेशन को डील करूंगा। सेकंड पार्ट जो है बेटा वो रिम्यूनरेशन से रिलेटेड है कि भैया डायरेक्टर्स आपको रिम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, तो पार्ट 2 इज रिम्यूनरेशन। पार्ट 3 बेटा कब शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना पड़ेगी, और पार्ट 4 के अंदर एग्जम्पशंस दिए हुए हैं। ये बेटा 4 पार्ट में आपका शेड्यूल डिवाइडेड है। सारे बच्चे बताओ मेरे को इसमें से कौन सा वाला पार्ट पढ़ाना है? पार्ट 2 रिम्यूनरेशन वाला, क्योंकि हम केवल अभी रिम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं। तो पार्ट 2 को भी अगर आप देखोगे तो देयर आर 5 सेक्शंस, इसके अंदर 5 सेक्शंस हैं। पार्ट 2 में कितनी सेक्शंस हैं सारे बच्चे बताएं? 5 सेक्शंस। ये 5 सेक्शंस क्या है अगर आप देखो तो सेक्शन 1 जो बताती है बेटा वो बताती है रिम्यूनरेशन पेबल बाय अ कंपनी हैविंग अ प्रॉफिट। कंपनी में प्रॉफिट है फिर भी रिम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, ये सेक्शन 1 बताती है। सेक्शन 2 बताती है कि कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं है और इनएडुकेट प्रॉफिट है तो कितना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। सेक्शन 1 बोलता है प्रॉफिट है तो फिर सेक्शन 197 के हिसाब से प्रॉफिट दे दो। सेक्शन 2 बोलता है प्रॉफिट नहीं है, इनएडुकेट प्रॉफिट है तो क्या होगा। सेक्शन 3 जो है वो बताती है बेटा सर्कमस्टांसेस की अगर नील या प्रॉफिट है ही नहीं, जीरो है, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस बताती कि प्रॉफिट अगर जीरो है तो किस केस में कितना प्रॉफिट दिया जा सकता है। सेक्शन 4 जो है वो बताती है बेटा परक्विजिट्स को लेकर के कि कौन सी परक्विजिट मैनेजरियल रिम्यूनरेशन में जुड़ेंगी, कौन सी नहीं जुड़ेंगी।
और सेक्शन 5 जो है वो बताती है बेटा एक ही बंदा अगर दो कंपनी में काम कर रहा है, दो जगह डायरेक्टर है, तो उसका रिम्यूनरेशन कितना होगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। तो कितनी सेक्शंस हो गई, फटाफट बोलो। 5। अभी मैं जो डील करूंगा वो 2, 3, 4 और 5। सर 1 क्यों नहीं, 1 तो पढ़ चुके, प्रॉफिट है तो क्या होगा। क्या ये क्लियर है, बोलो। तो हम चलते हैं सेक्शन 2 के पास। सेक्शन 2 क्या बोलता है बेटा, सेक्शन 2 बोलता है कि अगर कंपनी में इनएडुकेट प्रॉफिट हुए, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुए या कंपनी में लॉसेस हुए, तो कंपनी अपने डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन दे सकती है अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव कैपिटल लिमिट। कंपनी की जो इफेक्टिव कैपिटल होगी उस लिमिट के अकॉर्डिंगली। सर इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लिमिट देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल पे डिपेंड करेगा, कंपनी की कैपिटल पर, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं। जब प्रॉफिट था तो प्रॉफिट पर रिम्यूनरेशन बेस था, और अब प्रॉफिट नहीं है या कम है तो फिर कंपनी का रिम्यूनरेशन किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, इफेक्टिव कैपिटल पर। अब बच्चों यहां ध्यान से देखेंगे, इफेक्टिव कैपिटल कितनी होगी तो कितना रिम्यूनरेशन मिलेगा, उसके लिए यहां लिमिट बताई हुई है। क्या लिमिट बताई है इफेक्टिव कैपिटल की, सबसे पहले बोल रहे हैं कि अगर कंपनी की नेगेटिव कैपिटल है। सर नेगेटिव भी हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। कंपनी की कैपिटल नेगेटिव है और लेस देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ से कम है, तो ऐसी कंपनी के डायरेक्टर को 60 लाख रुपए पर एनम रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है। देयर आर मैक्सिमम लिमिट, पर एनम लिमिट, पर पर्सन लिमिट। एक डायरेक्टर को 60 लाख रुपए तक का रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। तो 60 लाख रुपए, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, 60 लाख रुपए पर एनम लिमिट है, एक साल की, एक महीने की लिमिट नहीं। समझ में आया, बोलो। मतलब 5 लाख रुपए महीना, एक डायरेक्टर को 5 लाख रुपए महीना दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर बच्चों। फिर बोलते हैं अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ है, ध्यान रखना 5 करोड़ से कम हुआ था, 5 करोड़ है, एग्जैक्ट 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा है बट लेस देन 100 करोड़ है, तो 84 लाख रुपीस दिया जा सकता है रिम्यूनरेशन। 84 लाख इज अ पर एनम लिमिट, मतलब महीने का 7 लाख रुपए। पहले 5 लाख, 2 लाख रुपए यहां रिम्यूनरेशन बढ़ गया, कितना हो गया फटाफट बोलो, 7 लाख हो गया। 7 लाख रुपए महीना रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है। समझ में आया, हेलो, ओके। सर अगर 100 करोड़ है हमारी इफेक्टिव कैपिटल, तो 100 करोड़ है या 100 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 250 करोड़ तक है, तो 120 लाख रुपए का रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है। मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, मतलब 10 लाख रुपए पर मंथ। मतलब लिमिट क्या थी, 5, 7, 10। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ऐसे भी याद रख सकते हो, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना और 7 लाख रुपए महीना, या 60, 84 और 1 करोड़ 20। क्या ये सबको याद रहेगा, बोलो, हेलो। फिर बोलते हैं अगर 250 करोड़ से ज्यादा है आपकी कैपिटल, 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज्यादा है, तो बोलते हैं 120 लाख तो तुमको 250 करोड़ तक के लिए मिल गया। अब 250 करोड़ से जितनी ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल होगी उसका 0.01% और निकाल लो, जितना आएगा उतना 120 लाख में जोड़ लो, वो आपका रिम्यूनरेशन कहलाएगा। क्या ये लिमिट याद रहेगी, बोलो। तो कितना लिमिट हो गई, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, लिमिट कितनी हो गई। नेगेटिव है या 5 करोड़ से कम है तो 60 लाख। 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ तक है तो 84 लाख।
100 करोड़ है, 100 करोड़ से ज्यादा है, बट 250 करोड़ तक है तो 120, 250 करोड़ से जितना भी ज्यादा होगी कैपिटल उसका 0.01% और निकालकर 120 करोड़ में जोड़ दो, 120 लाख में जोड़ दो। ध्यान रखना, लाख करोड़ बोल दिया मैंने गलती से, लाख में जोड़ दो। सारे बच्चे बताओ क्या हो जाएगा, आपका रिम्यूनरेशन आ जाएगा। सर कोई कंपनी इस लिमिट से ज्यादा रिम्यूनरेशन देना चाहती है तो नहीं दे सकती क्या? दे सकती है। उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। क्या ये सबको याद रहेगा? बोलो। अगर इन लिमिट से ज्यादा देना चाहते हो दे दो, लेकिन उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। क्लियर? हेलो, ओके। तो ये हमारी बेटा लिमिट हो गई। सर यहां हमको एक चीज समझ में नहीं है, ये 250 करोड़ का 0.01% ये क्या चीज है? चलो इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चों कि आपकी कैपिटल 300 करोड़ है, इफेक्टिव कैपिटल 300 करोड़ है, बताएं रिम्यूनरेशन कितना होगा? निकाल सकते हैं? वेरी गुड बेटा। देखो 120 लाख तो रहेगा ही रहेगा, 120 मतलब 1.20 करोड़ तो रहेगा ही रहेगा। बोलो, 120 लाख को 1.20 लाख करोड़ लिख सकते हो कि नहीं? तो रहेगा ही रहेगा। सारे बच्चे बताओ 300 करोड़ में 250 करोड़ से ऊपर केवल कितना है? 50। इस 50 करोड़ का 0.01% कर दें, कितना आया बताओ? 50 का 0.01 कर दें, कितना आ रहा है बताएं फटाफट? 50,000। देख लें सारे बच्चे, क्या 50,000 आ रहा है? हेलो, पॉइंट में बताएं कितना आया पहले तो? 0.005। इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1 करोड़ का, क्योंकि ये रुपीज इन करोड़ था, तो ये 1000 आ जाएगा। बोलो, मतलब रिम्यूनरेशन कितना होगा? 120 लाख प्लस 50,000। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलो। हेलो, वेरी गुड। तो दैट इज योर रिम्यूनरेशन। इस तरह से रिम्यूनरेशन निकाल लेंगे। सर और क्या बोलता है शेड्यूल 5? जरा और भी बताओ, इस रिम्यूनरेशन में क्या शामिल करेंगे, क्या शामिल नहीं करेंगे? तो उसके लिए भी यहां पर शेड्यूल 5 कुछ कुछ बोलता है। बोल रहा है पहले तो सेक्शन शेड्यूल 5 का पार्ट 2 का हमारा जो है सेक्शन सेकंड और सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो है वो क्या क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो हमको याद रखना है इन सारे सेक्शंस में, वो ये कि शेड्यूल 5 के प्रोविजन तभी अप्लाई करना है आपको जब आपके प्रॉफिट कैसे हो, फटाफट बोलो, इनएडुकेट हो या इनसफिशिएंट हो। समझ में आया? बोलो। उसमें बोल रहे हैं कि जो आपने परक्विजिट्स पे की है, परक्विजिट्स क्या है वो आपने इनकम टैक्स में पढ़ी होंगी कि एचआरए देते हैं चिल्ड्रंस को, वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, घर में नौकर रख देते हैं, मतलब सेवाएं दी हैं जो आपने अपने डायरेक्टर्स को, फायदे पहुंचाए हैं आपने किसी भी तरह के। तो बोल रहे हैं यहाँ पर इन द इवेंट ऑफ वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एंड रियम्बर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू बी कंसीडर। बोल रहे डायरेक्ट टैक्स के अंदर जितनी भी परक्विजिट्स आपने आप उसके डायरेक्टर के कंप्यूटेशंस में दिखाई हैं वो सारी परक्विजिट्स रिम्यूनरेशन का पार्ट मानी जाएंगी, मतलब ये जो लिमिट दे रखी उसके अंदर इंक्लूड माना जाएगा इनको। समझ में आया? बोलो। हेलो, हेलो। इंटायर वैल्यू, उनकी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। फिर बोलते हैं इन द इवेंट ऑफ इनएडुकेट और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी में इनएडुकेट, देखो एडुकेट प्रॉफिट है तो इन सबको इंक्लूड माना जाएगा। समझ में आया? बोलो। हमने पढ़ा भी है सेक्शन 198 के प्रॉफिट जो हम निकालते थे। सारे बच्चे बताओ, सेक्शन 197 में जो हम प्रॉफिट निकालते थे वो एडुकेट प्रॉफिट के केस में निकालते थे, और एडुकेट प्रॉफिट के केस में मैं आपसे बोलता था चाहे परक्विजिट दी है, चाहे बोनस दिया है, कुछ भी दिया है डायरेक्टर को, सब इंक्लूड होगा एक्सेप्ट वो 3 आइटम छोड़ के। बोलो। तो ये वाली बात तो यहां लिखी है, ये हम पहले ही पढ़ के आ गए।
अब क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि कंपनी के अंदर अगर इनएडुकेट है और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट है ही नहीं या इनएडुकेट है, तो बोल रहा है जितनी परक्यूजिट्स, जो भी परक्यूजिट टैक्सेबल है, जो भी परक्यूजिट्स आपने पे की हैं, क्या है फटाफट बोलो, वो टैक्सेबल है। तो बोल रहा है ओनली द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजिट शुड बी कंसीडर्ड, केवल परक्विजिट्स वो वाली कंसीडर की जाएंगी जो टैक्सेबल है। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट एट द टेन्योर ऑफ एक्सक्लूडेड, मतलब उसमें पीएफ, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट को कंसीडर नहीं करना है। इन तीन को छोड़ करके बाकी सारी परक्विजिट जो हैं वो रिम्यूनरेशन का पार्ट बनेंगी। सारे बच्चे बताओ रिम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड नहीं होगा इस लिमिट में, ये याद रखना है। डायरेक्टर को पीएफ दिया है, डायरेक्टर की ग्रेजुटी, डायरेक्टर का लीव इनकैशमेंट, ये छोड़कर बाकी, मतलब ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हो, ये जो लिमिट बताई गई है उससे एक्स्ट्रा दे सकते हो। समझ में आया? बोलो हेलो, क्लियर हुआ? अब इसमें भी क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एक्सपर्टाइज मैनेजरियल पर्सन, मतलब एमडी की बात चल रही है, जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, शैल बी एलिजिबल, वो एलिजिबल होगा, फॉलोइंग विच शैल नॉट कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन, बोल रहे हैं उसको इन तीन चीजों की छूट और मिलेगी, ये भी उसके रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होंगी, ये वो उसको एक्स्ट्रा मिल सकती है। क्या क्या? पहला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, वो भी एक लिमिट है बेटा, आपने पढ़ी होगी, वो कितनी बताइए, 1000 1200 कितना बताइए, 12,000 रुपए तक की, उतने तक की छूट मिलेगी जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ी है। हॉलीडे पैकेज, आपको पता है हॉलीडे पैकेज मिलता है बेटा, लोग बाहर जाते हैं तो बोलो, इकोनॉमिक क्लास में जा रहे हैं तो 2 बार, और अगर बिजनेस क्लास में जा रहे हो फैमिली को लेकर तो 1 बार। पढ़ा है कि नहीं इनकम टैक्स में? बोलो, छूट मिलेगी उतने तक की। लीव ट्रेवल कंसेशन मिल रहा है तो ये भी छूट रहेगी, ध्यान रखना, इन तीन चीजों की छूट रहेगी। मतलब ये तीन आइटम डायरेक्टर साहब जो एक्सपर्टाइज मैनेजरियल पर्सन हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मतलब ये भी रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा, कंपनी ये आइटम उनको एक्स्ट्रा दे सकती है। मतलब सारे बच्चे बताओ यहां पर क्या याद रखना है, जो ये लिमिट आपको बताई है, इन लिमिट में पीएफ, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट के अलावा अमाउंट बताया है, मतलब उस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है अगर उसमें पीएफ, ग्रेजुटी और बोनस, लीव इनकैशमेंट दिया जा रहा है। समझ में आया? बोलो हेलो। तो ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब लिमिट इनको हटा के बात की गई है। ये हमारा शेड्यूल 5, लेकिन ये लिमिट कब? जब आपके प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो, लेकिन एडिक्वेट है तो सब जुड़ेगा। क्या है समझ में? जो सेक्शन 197 हम पहले ही पढ़ के आ गए, याद रहेगा? हेलो। तो ये हमको यहाँ छूट दी हुई है बेटा, ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ये था हमारा शेड्यूल 5 जो हमसे बोल रहा क्या जोड़ेगा क्या नहीं जोड़ेगा। सर आपने इफेक्टिव कैपिटल नहीं बताई। बिल्कुल, इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकाली जाएगी तो नोट डाउन कर लें। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है समझ लें, क्योंकि इसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। सर व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल? इफेक्टिव कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो प्योरली बिजनेस में इन्वेस्टेड है। ध्यान से समझेंगे, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो प्योरली इफेक्टिव है। जैसे मैं इतना बड़ा लेक्चर ले रहा हूं, 1 घंटे पढ़ा है, लेकिन उसमें से काम की चीज आपकी 10 मिनट में आपकी रहेगी, बाकी हम फालतू की बातें और भी कर लेते हैं। तो 10 मिनट की चीज आप बोलोगे सर ने इफेक्टिवली इतना पढ़ाया, क्या ये समझ में आया? बोलो हेलो। पैसे ही कंपनी होती, कंपनी के अंदर ढेर सारी कैपिटल है, लेकिन वो बिजनेस में इन्वेस्टेड ही नहीं है, फालतू पड़ी हुई है। दैट इज नॉट अ इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल मतलब प्योरली इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस, जो बिजनेस में प्योरली इन्वेस्टेड है, आपके बिजनेस में ही लगी, किसी दूसरे के बिजनेस में लगी हुई नहीं है। कहां लगी हुई है सारे बच्चे बताओ? आपके बिजनेस में ही लगी है, प्योरली आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो दैट कैपिटल इज, सुनाई नहीं दिया मेरे को, जोर से बोलो, इफेक्टिव कैपिटल। कैसे निकालेंगे? तो आप जरा ध्यान से सुनना, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया, उसमें से 1 लाख रुपए अपने दोस्त को दे दिया है। सारे बच्चे बताओ मेरे बिजनेस में कितना लगा है? तो इफेक्टिव कैपिटल 10 लाख बोलोगे, मैंने 10 लाख बिजनेस में लगाया, ये बोलोगे कि 9 लाख लगाया इफेक्टिवली, यही बोलोगे 9 लगाया। तो इफेक्टिव कैपिटल का मतलब ये है जो प्योरली आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर वो पैसा आपने कहीं और लगा रखा है तो आपकी कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, किसी दूसरे को दे रखा है आपकी कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? हेलो।
तो क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे बेटा पेड अप शेयर कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी का यूज आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि शेयर अलॉटमेंट नहीं कर देते। ये सब आपने कंपनीज एक्ट में पहले ही पढ़ रखा है। बोलो, कोई भी कंपनी एप्लीकेशन मनी का यूज कब कर सकती है? शेयर अलॉट करने के बाद। तो जब पैसा बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है तो वो हमारी इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट नहीं कहलाएगा। तो पेड अप कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएगा, एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी हमारी कैपिटल का पार्ट नहीं होगा। समझ में आया? प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस, छोड़ो रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा, आप तो ऑल रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ के, मैंने बोला सारे रिजर्व जोड़ दो। केवल क्या छोड़ना है? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सारे रिजर्व में से केवल क्या छोड़ना है? बोलो, रीवैल्यूएशन रिजर्व। सर रीवैल्यूएशन रिजर्व क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बेटा बाकी रिजर्व तो पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी बैलेंस शीट है बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर मैंने क्या किया? कैपिटल लगाई 5 लाख की, और 5 लाख की यहां एक लैंड ले ली बिजनेस के लिए कि चलो इस पे बिजनेस करूंगा। सारे बच्चे बताओ कैपिटल कितने रुपए लगा रखी है? 5 लाख। अब हुआ इस लैंड की मार्केट वैल्यू बढ़ के 8 लाख हो गई, तो मैंने क्या किया? 3 लाख रुपए से इसका रीवैल्यूएशन कर दिया और यहां लिख दिया रीवैल्यूएशन रिजर्व 3 लाख। सारे बच्चे बताओ लैंड बिक गई क्या? इसके बदले में कोई पैसा आया? यहां मैंने लैंड 3 लाख से बढ़ा दी, यहां रिजर्व बढ़ा दिया, बताओ क्या पैसा आ गया अभी? अगर कोई मेरे से पूछे कि आपने बिजनेस में कितना लगा रखा, तो मैं 8 लाख बोलूंगा कि 5 लाख ही बोलूंगा? बोलो, 5 लाख। लेकिन हाँ, ये लैंड में बेच दूं और बेच करके इस लैंड को कैश बना लो, तो फिर तो बेटा 3 का प्रॉफिट हो जाएगा जो मेरी कैपिटल में जुड़ जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं? फिर तो मैं बोलूंगा बिजनेस में 8 लाख लगा रखा है। बोलो, आया ना? तो जब तक ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है तब तक ये माना जाता है कि बिजनेस में कुछ भी लगा हुआ नहीं है। समझ में आया? तो रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर क्वेश्चंस में दिए हैं तो वो हमारी इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट नहीं बनेंगे। 2 चीजें हटाई मैंने, ध्यान रखेंगे, एक तो शेयर एप्लीकेशन मनी और दूसरा मैंने हटाया है क्या? रीवैल्यूएशन रिजर्व। बाकी पूरा शेयर होल्डर फंड ले लो, मतलब इन दोनों को आप बोलो तो शेयर होल्डर फंड, कंपनी की बैलेंस शीट का शेयर होल्डर फंड पूरा लेना है, केवल 2 चीजों को छोड़ के। क्लियर? हेलो? और इसमें जोड़ लो लॉन्ग टर्म लोन और डिपॉजिट जो पेबल हैं आफ्टर 1 ईयर। ऐसे लोन और डिपॉजिट जो पब्लिक से एक्सेप्ट किए हैं लेकिन वो पेबल हैं आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जिनको चुकाना है उनको लॉन्ग टर्म लोन माना जाएगा। और लॉन्ग टर्म लोन को आप जोड़ सकते हो क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा है, लॉन्ग टर्म लोन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर? बोलो, हेलो? तो ये जोड़ लो बेटा। ये जोड़ने के बाद इसमें से आप माइनस करोगे। क्या क्या माइनस कर देंगे सर इसमें से? अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पैसा अपने बिजनेस में लगा के किसी दूसरी कंपनी को इन्वेस्ट कर रखा है तो माइनस कर दो। कंपनी के पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हुए हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L पड़ा है, माइनस कर दो। कंपनी के पास कोई प्रीमियरी एक्सपेंसेस पड़े हैं, क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। क्लियर? बोलो, हेलो? तो लॉसेस और प्रीमियरी एक्सपेंसेस जो P&L में जाना चाहिए लेकिन आपने डाले नहीं है, उनको सबको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाएगी? मेरे बच्चों, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे वो कैपिटल कौन सी कहलाएगी? इफेक्टिव कैपिटल कहलाएगी। सर ये नेगेटिव आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप यहां हो सकता है कंपनी में लॉसेस इतने ज्यादा हो जितने की कैपिटल नहीं है, उससे ज्यादा के लॉस हो गए हैं, तो फिर नेगेटिव भी आ सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, तो नेगेटिव भी हो सकती है। ध्यान रखेंगे इफेक्टिव कैपिटल इस तरह से निकालना है। अब ये इफेक्टिव कैपिटल कितनी आई उस पर डिपेंड करेगा आपका रिम्यूनरेशन। मान लो इफेक्टिव कैपिटल आई 6 करोड़, तो रिम्यूनरेशन 5 करोड़ से ऊपर लेकिन 100 करोड़ तक रहेगा। बताओ बच्चों लिमिट क्या हो जाएगी? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। 84 लाख हो जाएगी पर एनम, जिसमें पीएफ ग्रेजुएटी बोनस शामिल नहीं होगा। समझ में आया? हेलो? जी बेटा, बेटा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए,
क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो डिपॉजिट शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट 1 साल से कम के लिए भी ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना हम 1 साल से ज्यादा के लिए लें। समझ में आया? लोन, लोन भी ऐसे होते हैं जो मैंने लिया था 5 साल बाद चुकाऊंगा, लेकिन अब मैच्योरिटी पीरियड आ गया है, 2 महीने बाद ही चुकाना है मेरे को। लोन लिया था 5 साल के, लेकिन अब तो 2 महीने बाद ही लौटाना है, तो इट इज अ करंट लायबिलिटी। बोलो, मतलब जिनका मैच्योरिटी पीरियड आ गया, कुछ समय बाद ही चुकाना है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि पेबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद चुकाना है तो वो लॉन्ग टर्म है, 1 साल के पहले पहले चुकाना तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये सब जोड़ के इफेक्टिव कैपिटल निकाल लेंगे, रेट पता कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों? हेलो? तो सर एक क्वेश्चन करा दो इसका। बिल्कुल, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कौन सी कंपनी है बच्चों? इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब कंपनी का ऑब्जेक्ट ही इन्वेस्टमेंट करना है। योर कंपनी इज इन्वेस्टमेंट कंपनी, और इन्वेस्टमेंट कंपनी का ऑब्जेक्ट ही क्या है? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। बिजनेस ही उसका इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट यहां से माइनस नहीं होंगे। क्या ये बात याद रख पाओगे? नॉर्मल कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। क्लियर? बोलो हेलो? हेलो? ठीक है, चलें एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर, देखें सारे बच्चे। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास एक क्वेश्चंस प्रॉपर रहे। ले लिया बच्चों? हेलो? एडिशनल इंफॉर्मेशन है नीचे, उसका भी ले लें। ले लिया? ओके, तो चलें अब जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन इज सेइंग कि कोई कंपनी है जिसकी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दी है। एक्सट्रैक्ट मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपके काम की है केवल उतनी इंफॉर्मेशन दी है, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी है। समझ में आया? बोलो हेलो? हेलो? हेलो बच्चों? अब देखें यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है अथोराइज कैपिटल। बेटा अथोराइज कैपिटल इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर बैलेंस शीट, इट इज अ एडिशनल डिस्क्लोजर। मैंने पढ़ाया है, इसके बदले में कोई पैसा नहीं आता। कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो कंपनी के पास पैसा आ गया क्या? नहीं, कंपनी जब तक शेयर इशू नहीं करेगी तब तक पैसा नहीं आएगा। तो ये कैपिटल हमारे कोई काम की नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखी इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, सारे बच्चे बताएं इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल को हम बेस बना के हमारे इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे कि नहीं? बोलो। तो यहां से चालू करेंगे हम क्वेश्चन। तो निकालते हैं सबसे पहले तो इफेक्टिव कैपिटल। तो यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। सारे बच्चे बताएंगे ईसी मेरे को निकालना है, इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। बताएं क्या ये प्रेफरेंस शेयर जो यहां दिए हैं ये मेरी इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट बनेंगे? हाँ या ना में आंसर दे दें जल्दी से। बताएं प्रेफरेंस शेयर इज इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो। बनेंगे। पेड अप कैपिटल दोनों लेना है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों लेना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेते हैं यहां पर। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में? सारे बच्चे जल्दी से देखें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी दे रखी क्वेश्चंस में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 30 लाख रुपए। ले लूं 30 लाख बच्चों?
हेलो। तो 30 लाख रुपए इज माई इफेक्टिव कैपिटल, 30 लाख रुपए ये आ गया। उसके बाद इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी है, सारे बच्चे बताएं इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी 1,92,00,000 रुपए। बताओ इक्विटी कैपिटल आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। हेलो। तो इक्विटी कैपिटल 1,92,00,000 रुपीस की इक्विटी कैपिटल है। बोल रहे हैं ले लो, मैंने 1,92,00,000 की इक्विटी कैपिटल भी ले ली। इक्विटी कैपिटल के बाद यहां दे रखा है शेयर सस्पेंस अकाउंट। व्हाट इज दिस शेयर सस्पेंस? शेयर सस्पेंस क्या होता? तो इसके बारे में क्वेश्चन नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा है। बोल रहा है शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर, द अलॉटमेंट इज नॉट एट मेड। लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है, ये एक शेयर एप्लीकेशन मनी है जिसका अभी अलॉटमेंट होना बाकी है। सारे बच्चे बताओ इट इज अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल और नॉट? सुनाई नहीं दिया मेरे को, सारे बच्चे बताएं आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा अभी बिजनेस में आ तो गया है लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, वो हमारे इसका पार्ट नहीं होगा। तो शेयर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। इसके बाद बेटा दे रखा है कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में बोल रहे हैं 60% रीवैल्यूएशन रिजर्व है। तो बताओ कितना कैपिटल रिजर्व यूज करूंगा मैं? पूरा 60% यूज करूं कि 40% ही यूज कर पाऊंगा, बोलो। 40%। तो 5 लाख रुपए का दे रखा है, 5 लाख का कितना आएगा कैपिटल रिजर्व अगर मैं यहां लूं तो, बोलो। वेरी गुड बच्चों, 5 लाख का 40% ही लोगे क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर इफेक्टिव कैपिटल। तो यहां आ जाएगा 5 लाख का 40%, मतलब केवल कितने रुपए बच्चों? 2 लाख। ये ले लिया कैपिटल रिजर्व। सर इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, बताएं सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है तो 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेते हैं। तो 1 लाख रुपीज इज माई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये लीजिए। ये भी मैंने इफेक्टिव कैपिटल में ले लिया है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है डिवेंचर। सारे बच्चे बताएं डिवेंचर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं कि लॉन्ग टर्म होते हैं? बताएं जल्दी से, डिवेंचर इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। जनरली डिवेंचर लंबे समय के लिए इशू किए जाते हैं। 3,30,00,000 रुपए के दिए हैं, क्या मैं कंसीडर कर लूं डिवेंचर्स को, बोलो। कर लो, 3,30,00,000 रुपए के डिवेंचर्स हैं कंपनी के अंदर। इट इज अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। क्लियर, बोलो। समझ में आया? ओके। डिवेंचर के बाद दे रखा पब्लिक डिपॉजिट्स। अब बच्चों पब्लिक डिपॉजिट के बारे में बताया नहीं है कि ये 1 साल के बाद पे करना है कि 1 साल के अंदर पे करना है। क्या अज्यूम करूं, जल्दी से बताएं। पब्लिक डिपॉजिट के बारे में अगर बताया नहीं है तो क्या मानेंगे, बोलो। 1 साल के बाद पे करेंगे। तो पब्लिक डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ योर। हाँ लिखा होता कि पेबल है लेस देन 1 ईयर के लिए तो इनको कंसीडर नहीं करते। बट यहां दिया है पब्लिक डिपॉजिट, ले लेते हैं। कितने रुपए के हैं? 7,40,000। 7,40,000 ले लिया। ठीक है सर। और इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे सीसी लिमिट इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल। सीसी लिमिट इज अ वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन बताएं बेटा, लॉन्ग टर्म होते हैं कि शॉर्ट टर्म होते हैं? शॉर्ट टर्म। कंसीडर करेंगे इसको? नहीं। इसके बाद दे रखा बेटा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी? कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। इसके बाद असेट साइड की कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। बोल रहे हैं असेट साइड में एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर है। इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1,50,00,000 का। बताओ क्या करें इसको, प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर इफेक्टिव कैपिटल। यहां से माइनस हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए माइनस कर दूं? 1,50,00,000। 1,50,00,000 माइनस। समझ में आया?
इसके बाद क्वेश्चन में पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिया है, सेट साइड लिखा है, मतलब पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट राइट ऑफ दिए, दोनों क्या हो जाएंगे फटाफट बोलो, रिड्यूस, माइनस कर देते हैं पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, दोनों ही माइनस हो जाएंगे, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, ये माइनस। कितने रुपए दे रखा था पी एंड एल का डेबिट बैलेंस बताएं बेटा, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस कितना था बच्चों, बोलो, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लिया था ना, 30,50,000। और पी एंड एल के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के दे रखे क्वेश्चन में, 1,10,000 माइनस, ये तीनों चीजें माइनस कर देंगे। ये माइनस करने के बाद यहां बताओ कितनी इफेक्टिव कैपिटल आई, दैट कैपिटल इज इफेक्टिव कैपिटल, बताओ कितनी आ गई, निकालने इफेक्टिव कैपिटल, है 38 करोड़ कैसे हो गया बेटा, 3,80,80,000। सारे बच्चे देख लो क्या यही आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी निकाल लें, बोले बताएं रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी के अंदर सब्सटेंशियली लॉस हो रहे हैं कुछ सालों से, ए लिमिटेड अपने एक होल टाइम डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन देना चाहती है, ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन देना चाहती है, बताओ कितना दे पाएगी, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, बोलो। इफेक्टिव कैपिटल इज लेस देन 5 करोड़, 5 करोड़ से कम है, सारे बच्चे बताएं रिम्यूनरेशन कितना होगा, 60 लाख बनेगा, समझ में आया, हेलो। फिर इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट दिया है, बोल रहे हैं फाइंड आउट द रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन में निकाल लिया है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल, बोल रहे हैं वुड योर आंसर डिफर, बोल रहे हैं आपका आंसर डिफर होगा क्या, इफ द एस लिमिटेड इज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या आपका आंसर डिफर होगा, क्या करेंगे बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो फिर बताओ क्या माइनस नहीं होगा, यहां से जल्दी बताओ क्या माइनस नहीं होगा इस क्वेश्चन में, फिर इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होंगे, और इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होंगे मेरे बच्चों, तो बताओ फिर आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, कितना, 1.5 करोड़ रुपए जो और जोड़ दो इसमें बेटा, 3,80, तो आपकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी हो जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो, बोलो। आपने जो इन्वेस्टमेंट माइनस कर रखे थे, कितने माइनस कर रखे थे इन्वेस्टमेंट, 1,50,00,000 के, ये इसमें जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस नहीं होंगे, क्या ये समझ में आया, बोलो। तो 1,50,00,000 प्लस हो जाएगा, बताओ बेटा 1,50,00,000 प्लस होने के बाद ये कैपिटल कितनी बन गई, 5,30,00,000, तो क्या इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो रिम्यूनरेशन कितना हो जाएगा, सारे बच्चे बताएं, 84 लाख, समझ में आया, हेलो। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया, कभी लॉ के पेपर में, कभी अकाउंट के पेपर में, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके फटाफट निकालना रहता है, निकालते बनेगा, दैट इज योर इफेक्टिव कैपिटल। ये था बेटा हमारा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। अब बताएं मैनेजरियल रिम्यूनरेशन में किसी को कोई दिक्कत, हेलो, सबको समझ में आ गया मैनेजर रिम्यूनरेशन, अब लिमिट याद हो गई, अच्छे से क्लियर है सबको सारी चीजें, हेलो, वेरी गुड।
तो आई होप सबको मैनेजर रिम्यूनरेशन समझ में आ गया है, मैनेजर रिम्यूनरेशन की लिमिट भी समझ में आ गई है। अब मैं एक बार फास्टली रिवाइज कर देता हूं मैनेजर रिम्यूनरेशन को। सारे बच्चे बताएं, मैनेजर रिम्यूनरेशन में हम मैनेजरल पर्सन की बात कर रहे हैं। 3 लोग कौन कौन यहां पर आ रहे हैं? एक तो आपके कौन, एमडी मैनेजर या सीईओ, इसके अलावा होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर। बताएं, यहां रिम्यूनरेशन दिया जाएगा ओवरऑल। अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो 11% दिया जाएगा, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो शेड्यूल 5 के हिसाब से दिया जाएगा। शेड्यूल 5 के हिसाब से जब रिम्यूनरेशन दोगे तो कितना रिम्यूनरेशन दे सकते हैं, डिपेंड करेगा इफेक्टिव कैपिटल पे। इफेक्टिव कैपिटल कितनी है? अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है लेकिन लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख, 5 करोड़ से 100 है तो 100 करोड़ तक है तो 84, 100 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ तक है तो 120। 250 करोड़ से ज्यादा जितनी भी होगी उस पर 120 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एक्सेस इन 250 करोड़ जितनी भी होगी लगा करके अमाउंट निकाल देंगे। ये समझ में आया? फिर मैंने आपको बताया था कौन कौन सी चीजें रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होती। मैंने बोला था अगर आपके पास प्रॉफिट है तो जो भी डायरेक्टर को दे रहे हो वो सब रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा, एक्सेप्ट वो 3 आइटम। 3 आइटम कौन? प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ को कुछ मिला है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो जमा की है आपने फ्रॉडलेंट पॉलिसी की, और लास्ट एक और सिटिंग फीस। फिर यहां पर मैंने आपको बताया इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो पीएफ, ग्रेजुटी और बोनस जो आप दे रहे हो वो रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा, डायरेक्टर्स आपको जो दिया है आपने, लीव इनकैशमेंट। सॉरी, क्या ये सबको समझ में आ गया था? बोलो हेलो। बस इतनी बातें आपको याद रखना है। ये एक्ट के प्रोविजंस हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको समझाया। इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकाली जाएगी तो मैंने बोला पेड अप कैपिटल ले लो, सारे रिजर्व एंड सरप्लस ले लो एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व। साथ ही साथ बेटा आपको शेयर सस्पेंस मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं लेना है, ये सब जोड़ दो। प्लस जोड़ दो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स माइनस कर देंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम रखा है तो इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। कोई डेबिट बैलेंस पी&एल पड़े हुए हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ पड़े हैं, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो कैपिटल आएगी दैट कैपिटल इज इफेक्टिव कैपिटल। उससे ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल निकलने के बाद आप देख लो अपनी टेबल में से कितना रिम्यूनरेशन डायरेक्टर को दिया जाएगा। इट इज क्लियर। उसके बाद बेटा मैंने आपको एडिक्वेट प्रॉफिट निकालना सिखाए थे। प्रॉफिट कैसे निकाले जाएंगे? सेक्शन 198 के हिसाब से निकाले जाएंगे। 198 का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे, जो हमारे बुक प्रॉफिट दिए हैं उसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, डिसअलाउड इनकम माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो? नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198, उस पर लिमिट लगा देंगे परसेंटेज वाली, काम खत्म हो जाएगा। करते बनेगा। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर, कौन सा? मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। ओके जी बेटा, जो आपने सॉल्व किए हैं वो, हाँ हाँ मैं आपको भेज देता हूं अभी। जो मैंने अभी सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी मैं आपको भेजूंगा, वो भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? हाँ मैं करवाता हूँ बेटा, वो एक आध दिन में आपको मिल जाएगी। मैंने बोला है मेरे बच्चे को, वो कर रहा है, ऑफिस का लड़का, वो भेज देगा आपको, ठीक है? चलो, तो इतना सब। कौन सी वाली बेटा? दिस वन, दिस वन, ओके। चलें, तो ये क्या आप सबको मैनेजर रिम्यूनरेशन क्लियर हो गया? हेलो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाने वाले हो अब आप? अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं CSR। क्या पढ़ाने वाला हूं? CSR रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सेक्शन 135। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या ये भी आपने पढ़ा हुआ है?